देखो, हम पढ़ेंगे क्रिया। क्या पढ़ेंगे? क्रिया। देखो, क्रिया का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कार्य का होना या कार्य का करना। समझ रहे हो मेरी बात? क्रिया का जो शाब्दिक अर्थ होता है, क्रिया का जो अर्थ होता है, क्रिया का जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है? कार्य का होना या कार्य का करना। कार्य का होना और कार्य का करना ही क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है सर। कार्य का होना और कार्य का करना ही क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। समझ रहे हो? उसकी परिभाषा क्या है? देखो, किसी कार्य के होने या करने का बोध करवाने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। ये कह रहा है कि किसी कार्य के होने या करने का बोध करवाने वाले शब्द, ऐसे शब्द जो क्रिया के होने व करने का बोध कराते हो, वो शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रिया। दोबारा सुनो। देखो, कौन कुछ भी पढ़ो, बिल्कुल ऐसी मतलब चाहे तुम ऐसा मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम एक वैसी भाषा में पढ़ें या वैसी लैंग्वेज में पढ़ें। मतलब ऐसी लैंग्वेज पढ़ो जो तुम्हारी समझ में आना चाहिए। चाहे गंवारू भाषा में पढ़ो लेकिन समझ में आना चाहिए। हम तो बा तक कहते हैं। सही है कि नहीं? क्रिया। क्रिया का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? कार्य का होना या कार्य का करना। कार्य का होना क्या कहलाता है? क्रिया। कार्य का करना क्या कहलाता है? क्रिया। सर उसकी डेफिनेशन क्या है? उसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा ये कहती है कि वे शब्द जो क्रिया के होने व करने का बोध कराते हो, जो ऐसे शब्द जो क्रिया के होने व करने का बोध कराते हो, उन्हीं शब्दों को क्रिया कहते हैं। ठीक है? ऐसे शब्द जो क्रिया के होने व करने का बोध कराते हो, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। किसी कार्य के होने व करने का बोध कराते हो, वे शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। जो कार्य के होने, हमें पता चला कि हाँ कार्य हो रहा है, भाई कार्य होगा तभी तो क्रिया कहलाएगी। क्रिया का अर्थ क्या होता है? काम का होना, कार्य का होना। जब हमें शाब्दिक अर्थ कह रहा है कि सर जो कार्य का होगा, जो कार्य का होना है, करना ही क्रिया कहलाएगी। सर उसमें ऐसे कोई वाक्य है, कोई शब्द है और उसमें कार्य का होना ही ना हो, कार्य का करना ही ना हो, तो क्रिया क्यों कहलाएगी? समझ रहे हो मेरी बात? कार्य का होना व करना ही क्रिया कहलाता है। तो वे शब्द या वे किसी कार्य के होने या करने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। मतलब वे शब्द जो क्रिया के होने व करने का बोध कराते हो, वे शब्द जो क्रिया के होने मतलब कार्य के होने व करने का बोध कराते हो, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का निर्माण धातु में ना जोड़ने से होता है। ये क्या कह रहा है? क्रिया में जैसे धातु है, धातु का मतलब होता है जो मूल शब्द होता है। क्रिया का निर्माण कैसे करेंगे सर? क्रिया का निर्माण होता है कि कोई मूल शब्द, कोई धातु शब्द में अगर ना जोड़ देना, तो ना जोड़ने से ही वो क्रिया शब्द बन जाता है, वो क्रिया बन जाता है। वही शब्द क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। किसी मूल शब्द में या क्रिया का निर्माण धातु में ना जोड़ने से, धातु में ना जोड़ने से या क्रिया के मतलब किसी शब्द के मूल शब्द में क्या जोड़ दें? ना, और क्या बन जाता है? क्रिया। जैसे मैंने शब्द लिया पढ़ना, क्या लिया? पढ़ना। पढ़ना, पढ़ना में जो मूल शब्द है, जो मूल शब्द है, जो धातु शब्द है, वो कौन सा है? पढ़। कौन सा है? पढ़। तो पढ़ तो एक धातु शब्द हो गया, एक मूल शब्द हो गया, और उसमें क्या जोड़ दिया? प्रत्यय। और कौन सा प्रत्यय? ना प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? ना प्रत्यय। तो ना प्रत्यय के जोड़ने से ही क्या बन गया? पढ़ना। सर पढ़ना तो ही क्रिया कहलाएगी। यही तो क्रिया है जो पढ़ने का बोध करा रही है, जो कार्य के होने का बोध करा रही है, जो क्रिया के होने का बोध करा रही है, जो कार्य के करने का बोध करा रही है, उसी के तो क्रिया कहते हैं। दोबारा देखो, ये पढ़ना है। पढ़ना क्या है? पढ़ना। पढ़ना में जो मूल शब्द है, जो धातु शब्द है, उसमें से शब्द निकालो पढ़।
पढ़, पढ़। और पढ़ शब्द में क्या जोड़ेंगे? ना। ना जोड़ने से हमेशा क्रिया शब्द बनता है। ना जोड़ना, ना प्रत्यय जोड़ दिया तो मिलकर के क्या बन गया? पढ़ना, पढ़ना। तो पढ़ना शब्द क्या हो गया? क्रिया। जो पढ़ना शब्द जो क्रिया का बोध करा रहा है कि सर कोई बच्चा पढ़ रहा है, कोई आदमी पढ़ रहा है, स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ये क्या हो गया? क्रिया। समझ में आई? जैसे और देखो, जैसे मैंने कहा चलना, तो चलना, तो चलना में से मूल शब्द निकालो, धातु शब्द निकालो, मूल शब्द निकालो, वो है चल। क्या? चल। और चल में कौन सा प्रत्यय जोड़ो? ना प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? ना प्रत्यय। चल प्लस ना, और चल और ना जोड़ा जब क्या बन गया? चलना, चलना, चलना। तो सर यही शब्द तो क्या कहलाया? क्रिया कहलाया। उसी को तो मैं बार बार समझा रहा हूँ कि यही शब्द क्या कहलाया? क्रिया कहलाया। धातु में ना जोड़ने से ही क्रिया शब्द बनता है, क्रिया पद बनता है। जैसे पढ़ना, पढ़ना, चलना, चलना। समझ रहे हो मेरी बात? आई क्या समझ में? मतलब चलना तो चलने का बोध करा रहा है, पढ़ना पढ़ने का बोध करा रहा है। ठीक है, देखो ये क्या है? क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। सही बात है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। सर समझाओ मैं। देखो जैसे क्रिया शब्द है जी पढ़ना, और पढ़ना में जो मूल रूप है, मतलब जो मूल शब्द है, जो मूल शब्द कौन सा है? सर वो धातु, वो पढ़े, पढ़। सर यही पढ़ तो धातु कहलाता है। वो पूछ सकता है, क्वेश्चन में आ सकता है कि क्रिया का मूल रूप, जो मूल शब्द होता है, ऐसे क्रिया, जो क्रिया हो गई पढ़ना, क्रिया का जो मूल शब्द है वो कौन सा है? पढ़। और पढ़ शब्द क्या कहलाएगा? धातु कहलाएगा। तो क्रिया का मूल रूप, क्रिया का मूल रूप ही क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। जैसे पढ़, पढ़ शब्द एक मूल शब्द है, और मूल शब्द क्या कहलाएगा? धातु कहलाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? दो देखो, क्रिया एक विकारी शब्द है। मैंने कहा कि विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, चार होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण हम पढ़ चुके हैं, लेकिन क्रिया अब हम पढ़ रहे हैं। विकारी शब्द कितने होते हैं? चार। सर ये विकारी शब्द चार ही क्यों होते हैं? क्योंकि ये चार ऐसे शब्द हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया। क्योंकि इनको हम लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर बदल सकते हैं। किसके आधार पर? लिंग, ठीक है, वचन और काल और कारक। इन चारों के आधार पर ही इन विकारी शब्दों को बदला जा सकता है। और सर जो विकारी शब्द होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण हम पढ़ चुके हैं, और क्रिया हम पढ़ रहे हैं। समझ में आ रही है क्या? क्रिया को विधेय भी कहा जाता है। विधेय। सर समझ में ना रही? समझाओ मैं। बिल्कुल समझाएंगे, क्यों नहीं यार। ठीक है, देखो ये कह रहा है कि क्रिया को विधेय कहते हैं। जो क्रिया शब्द होता है उसको हम विधेय के नाम से भी जानते हैं। जैसे शब्द ये पढ़ना, पढ़ना सर एक क्रिया है, इसको हम विधेय के नाम से भी जान सकते हैं। विधेय, विधेय। चलना, चलना को हम सब विधेय के नाम से भी जान सकते हैं। चलना क्या है? एक क्रिया है, और क्रिया को हम विधेय के नाम से भी बता सकते हैं। क्रिया को हम विधेय भी कह सकते हैं, विधेय शब्द से संबोधित कर सकते हैं। पढ़ना क्या है? क्रिया है, और सर क्रिया को हम विधेय भी कह सकते हैं। क्रिया को विधेय के नाम से भी जाना जाता है। जैसे देखो, जैसे राम पढ़ता है, पढ़ता है, पढ़ता, ये क्या हुई? एक क्रिया हो गई। पढ़ता क्या है? पढ़ता। मतलब पढ़ता तो पढ़ने का बोध करा रही है। किसका? पढ़ने का। सर क्या एक क्रिया है? क्या है? एक क्रिया। पढ़ना या पढ़ता क्या है? पढ़ना। क्या पढ़ना? पुस्तक पढ़ना, या मतलब किताब पढ़ना, अखबार पढ़ना। ये क्रिया का बोध तो करा रही है। करा रही है कि नहीं करा रही है? ठीक है, क्रिया। और सर उसमें क्या कह रहा है कि क्रिया को विधेय भी कहते हैं, तो क्रिया को हम विधेय भी कहते हैं। कहते नहीं कहते हैं? विधेय आ गया। और सर जो कर्ता शब्द होता है, जो कर्ता होता है, कर्ता होता है, उस कर्ता को उद्देश्य के नाम से जाना जाता है। उद्देश्य के नाम से। राम क्या है? कर्ता। कर्ता क्यों है? काम को करने वाला कौन होता है? कर्ता। सर पढ़ने, पढ़ना क्या? पढ़ना, किताब पढ़ना, अखबार पढ़ना, पुस्तक पढ़ना,
जो कुछ पढ़ना, और सर पढ़ने का काम कौन कर रहा है? राम। राम, तो राम क्या हो गया? कर्ता। कर्ता हो गया, कर्ता। कर्ता होता है जो काम को करने वाला होता है। और सर उस कर्ता को क्या कहते हैं? उद्देश्य के नाम से जाना जाता है। जैसे क्रिया को विधेय कहा जाता है, जैसे कर्ता को उद्देश्य कहा जाता है। कर्ता को उद्देश्य कहा जाता है। जैसे, और देखो, श्याम खाना खाता है। खाना खाता है, क्या खाता है? खाना। तो खाना एक क्रिया शब्द है। क्या शब्द है? क्रिया। और सर मैंने क्या कहा कि क्रिया क्रिया को विधेय भी कहा जाता है। तो सर ये क्या हो गया? विधेय। क्या हो गया? विधेय। खाना क्या हो गया? विधेय। खाना, अब ये वो खाने की बात हो रही है जिसको, जैसे कोई रोटी या जो भी है, फल फ्रूट वगैरह जो भी खाना खाता है सर, वो कर्म हो गया। ये हम कर्म कर रहे हैं खाने का, खाने का कर्म कर रहे हैं। क्या खाता है? खाना खाता है। खाना खाता है। लेकिन खाने का काम कौन कर रहा है? सर वो कर्ता। कर्ता कौन है? श्याम। श्याम। श्याम, तो श्याम को हो गया कर्ता। जो खाने का भाई काम करने वाला जो होता है, कार्य को जो करने वाला होता है वो कर्ता कहलाता है। और सर कर्ता को हम उद्देश्य के नाम से भी जानते हैं। उद्देश्य के नाम से, उद्देश्य के नाम से भी जानते हैं। उद्देश्य के नाम से जानते हैं। राम पढ़ता है, क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है, अखबार पढ़ता है। सब पढ़ने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। राम, तो राम एक कर्ता हो गया। और सर कर्ता को उद्देश्य के नाम से भी जानते हैं। क्या खाता है? खाना खाता है। खाना कौन खाता है? सर राम, श्याम खाता है। श्याम। श्याम कौन हो गया? कर्ता। और कर्ता को उद्देश्य के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? उद्देश्य के नाम से। क्या खाना, क्या खाता है? खाना खाता है। खाना, तो खाना क्या हो गया? कर्म हो गया। कर्म, कर्म हो गया। क्या हो गया? कर्म। और देखो, समझ में आएगी क्या? और देखो, तो बिना क्रिया के वाक्य नहीं बनता है। सही बात है। जब इसमें कोई कार्य का बोध ना हो, काम का बोध ही ना हो, तो सर वो वाक्य बनेगा कैसे? क्योंकि बिना क्रिया के वाक्य नहीं बनता है। जैसे मैं कहूँ राम, सर राम क्या है? बताइए, राम क्या है? क्या उसमें कोई कार्य हो रहा है? बताइए, बताइए। कोई काम नहीं हो रहा है। क्योंकि जब तक हम क्रिया शब्द नहीं जोड़ देंगे तब तक, चाहे कर्म हो या ना हो, लेकिन क्रिया का होना जरूरी। जैसे राम रोता है। राम रोता है, तो सर रोने का काम कर रहा है कौन? राम। तो राम रोने का काम कर रहा है, तो क्रिया हो गई रोना। ठीक है, कौन कर रहा है रोने का काम? राम। राम क्या हो गया? कर्ता। क्या हो गया? कर्ता। और कर्ता को हम किसके नाम से? उद्देश्य के नाम से भी जानते हैं। उद्देश्य के नाम से। और सर इसको हम क्रिया कह सकते हैं, और क्रिया को हम सर विधेय के नाम से भी जानते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे राम पेप्सी पीता है। पेप्सी पीता है, पीता है। सर उसमें बिल्कुल कर्म है। क्या पीता है? पेप्सी पीता है। क्या पीता है? पेप्सी। तो सर उसमें क्या पीने का काम हो रहा है? किसका काम हो रहा है? पीने का। लेकिन सर पीने का काम कर कौन रहा है? मुझे ये बताइए। सर कोई ना कोई तो कर रहा होगा, कर रहा होगा। तो क्या पीना? पेप्सी पीना। कौन पी रहा है? राम। सर राम क्या हो गया? कर्ता हो गया। और सर क्रिया को हो गई पीना। पीता है, पीना। तो क्रिया को हम विधेय के नाम से भी जानते हैं, और राम को हम, किस कर्ता को हम उद्देश्य के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? क्योंकि बिना क्रिया के कोई वाक्य नहीं बनता है। बिना क्रिया के कोई वाक्य नहीं बनेगा। क्योंकि जब तक इसमें किसी वाक्य में कोई कार्य नहीं हो रहा होगा, कोई काम ही नहीं हो रहा हो, काम का कोई बोध ना हो, क्रिया का बोध, किसी कार्य का बोध ना हो, काम का बोध ना हो, तो सर वो वाक्य बनेगा कैसे? क्योंकि बिना क्रिया के कोई वाक्य नहीं बनता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आई? आगे देखो, ठीक है। कार्य शब्द करते का कार्य का होना, कार्य का करना। ठीक, आगे देखो, कर्ता मैंने बताया। कर्ता किसे कहते हैं? जो कार्य को करने वाला होता है। आया नहीं आया? कर्ता वो होता है जो कार्य को करता है। समझ रहे हो मेरी बात? कार्य को करने वाला कोई ना कोई तो होगा। बिन भाई जो कार्य होगा तो मतलब अपने आप तो होने से रहा, कोई ना कोई तो करेगा। कोई ना कोई तो करेगा कार्य को। तो कार्य को करने वाला कौन होता है? कर्ता। कर्म क्या होता है? जिस पर कार्य किया जाता है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता हो।
जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता हो। क्या हो? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता हो उसे कर्म कहते हैं, कर्म। ठीक है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता हो कर्म कहते हैं। और क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया वे शब्द जो कार्य का बोध कराते हैं, वे शब्द जो कार्य होने का बोध कराते हैं, कार्य के होने का बोध कराते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो ना? जैसे कर्ता, कर्म और क्रिया। समझ रहे हो मेरी बात? ये तुम्हारा, उसने कहा है कि कर्ता कौन होता है? कार्य को करने वाला। सर कार्य को कौन करेगा? कर्ता करेगा। कार्य को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता। सर कर्म क्या होता है? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता हो, जिस पर ये क्रिया है, जिस पर क्या किसका प्रभाव पड़ता हो? क्रिया का। उस कर्म पर किसका प्रभाव पड़ता हो? क्रिया का प्रभाव पड़ता हो, क्रिया का प्रभाव पड़ता हो। कर्ता का प्रभाव नहीं पड़ेगा, हाँ, क्रिया का प्रभाव पड़ेगा, याद रखना। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मैंने कहा कि राम रोता है। क्या रोता है? बताइए। रोता है। बताइए रोने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? बताइए। रोता है, राम रोता है। सर बताइए कर्म है उसमें? यही नहीं, यही नहीं कर्म, यही नहीं। तो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ेगा? कर्म पर। और यहाँ पर किस पर प्रभाव पड़ रहा है? सीधा डायरेक्ट राम पर, राम पर प्रभाव पड़ रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? क्रिया का प्रभाव सब किस पे पड़ रहा है? राम पर, कर्म पर नहीं पड़ रहा है। लेकिन कर्ता का मतलब कर्ता का प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ता है, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, कर्ता का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब मुझे बात बताइए, यहाँ क्रिया हो, कर्म होता, कर्म ना है तो क्या कर्ता का प्रभाव पड़ रहा है? लेकिन जैसे ही हमने राम दूध पीता है, राम दूध पीता है, बताइए, राम दूध पीता है, क्रिया क्या पीता है? दूध। तो क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है किस पे? दूध पे, दूध पे, दूध पे प्रभाव पड़ रहा है किसका? पीने का। ठीक है भाई, राम दूध को पी रहा है, राम क्या कर रहा है? दूध को पी रहा है, पी रहा है। राम क्या पी रहा है? दूध पी रहा है, दूध। तो इसका प्रभाव पड़ रहा है क्रिया का। ये तो हो गया कर्म। क्या हो गया? कर्म। राम दूध पीता है, क्या पीता है? दूध। तो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? एक क्या हो गई? ये तुम्हारा कर्म हो गया, अब मैं क्या हो गया? कर्ता। और कोई भी चीज़ होगी तो दोनों को हम तो कर्म पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, पीना, क्या पीना? दूध पीना। ठीक है, जैसे देखो उदाहरण देखो, समझ में आ जाएगा। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वो कर्म कहलाता है। और वे शब्द जो कार्य का बोध कराते हो, बोध कराते हो, कार्य के होने का बोध कराते हो। जैसे तोड़ दिया, ये कार्य के होने का बोध करा रहे हैं सर। ये शब्द जो कार्य का बोध करवाते हो सर, सही है, करवाते हो। तोड़ दिया, क्या तोड़ दिया? खिलौना तोड़ दिया, कार्य के होने का बोध कराते हो। बच्चे ने खिलौना तोड़ दिया, तो तोड़ दिया, क्या तोड़ दिया? खिलौना। तो तोड़ना क्या हुई? क्रिया। क्या तोड़ दिया? खिलौना। तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? तोड़ने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? खिलौने पे। लेकिन तोड़ कौन रहा है? सर कर्ता तोड़ रहा है, कोई ना कोई तोड़ने वाला होगा ना, होगा नहीं होगा? तो बच्चे हैं, बच्चे कौन हो गए? कर्ता। और कर्ता को हम उद्देश्य के नाम से भी जानते हैं, वो मैं बता चुका हूँ तुम्हें। और इसको हम विधेय भी कह सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तोड़ दिया, क्या तोड़ दिया? बताइए। तो खिलौना तोड़ दिया। तो बताइए क्या कर्म पर तोड़ने का काम? तोड़ना, क्या तोड़ दिया? खिलौना। तो तोड़ने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? खिलौने पे पड़ रहा नहीं पड़ रहा है? प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? मुझे बताइए। ठीक है, किसने तोड़ दिया? बच्चे ने तोड़ दिया, बच्चे ने। तो बच्चा कौन हो गया? कर्ता। बच्चे ने खिलौना तोड़ दिया। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आगे देखो,
और देखो ये क्या लिख रही है, जिन वाक्यों में किसी कार्य का बोध ना हो, जिन वाक्यों में किसी कार्य का बोध ना हो, मतलब काम करने का बोध ना हो, भले ही शब्द के अंत में ना प्रत्यय जुड़ा हो, तो वह क्रियापद नहीं कहलाएगा। वो ये बात कह रहा है कि अब मैंने कहा था कि मतलब धातु के मूल शब्द में अगर ना प्रत्यय जुड़ दिया जाए तो वो क्रिया हो जाता है। अब ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी शब्द के पीछे ना शब्द जुड़ रहा हो तो क्रिया ही शब्द होगा, नहीं। जब तक क्रिया का बोध ना हो, कार्य करने का बोध ना हो, तब तक वो शब्द क्रियापद नहीं बनेगा, क्रिया शब्द नहीं कहलाएगा। जैसे लड़का सयाना है, लड़का सयाना है, जी क्या है सर, ना प्रत्यय आ रहा है पीछे, तो इसका मतलब जी क्रिया कोई हो गई, लड़का तो सयाना है, तो सयाना है वो तो है ही। इसमें क्या किसका क्रिया का काम होने का बोध हो रहा है, नहीं बोध हो रहा है। लड़का सयाना, वो तो दिखाई दे रहा है कि लड़का सयाना है, सही है। क्रिया का बोध हो रहा है, काम करने का बोध हो रहा है, कौन काम कर रहा है, लड़का क्या काम कर रहा है, नहीं तो क्रिया, लड़का सयाना है मतलब जवान है लड़का, बस और क्या है। देखो राम आंख से काना है, बताइए कि काना कोई क्रिया शब्द है क्या, इसमें कोई कार्य हो रहा है, बताइए क्या लड़का सयाना इसमें कोई कार्य हो रहा है, किसमें कोई कार्य हो रहा है, राम आंख से काना है, बताइए कि कोई कार्य होने का बोध हो रहा है, ना प्रत्यय जुड़ रहा है उसमें, तो कार्य होने का बोध हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसलिए कह रहा है इसी बात को तो कह रहा है कि जिन वाक्यों में अगर किसी कार्य के बोध ना हो तो भले ही शब्द के अंत में ना प्रत्यय जुड़ा हो लेकिन वो क्रियापद नहीं बनेगा, ठीक है। चाहे ना प्रत्यय जुड़ा हुआ हो किसी शब्द के पीछे, जब तक वो कार्य के होने का बोध ना हो तब तक वो क्रियापद नहीं बना कहलाएगा। ऐसी बात को करेगा, लड़का सयाना है तो सयाना का क्रिया का इसमें मतलब काम होने का बोध बता हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। इसमें काना, राम आंख से काना है, आंख से काना है पर लेकिन उसमें काम कोई हो रहा है, बताइए नहीं हो रहा है। बोलो बात समझ में आई क्या नहीं आई, ठीक है। आगे देखो, देखो क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। कितने प्रकार, 3 प्रकार। क्रिया के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से। एक होता है कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर। एक होता है रचना या प्रयोग के आधार पर, रचना या प्रयोग के आधार पर। और तीसरा होता है काल के आधार पर, काल के आधार पर। कर्म के आधार पर, रचना या प्रयोग के आधार पर, रचना को संरचना भी कह सकते हैं, संरचना के आधार पर या रचना या प्रयोग के आधार पर, संरचना के आधार पर कहो या रचना के आधार पर कहो या रचना प्रयोग के आधार पर कहो या रचना या प्रयोग के आधार पर कहो, कुछ भी कहो। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, 3। कर्म के आधार पर, रचना या प्रयोग के आधार पर और काल के आधार पर। सर काल के आधार पर हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे सर, काल एक अलग टॉपिक है, तो काल को एक अलग बाम पढ़ेंगे हम। यहाँ पर सिर्फ कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर पढ़ेंगे। समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो क्या, समझ रहे हो। जैसे देखो कर्म के आधार पर हम दो मतलब कर्म के आधार पर क्रिया कितनी प्रकार की होती हैं, कर्म के आधार पर तो एक होती है अकर्मक, एक होती है सकर्मक। अकर्मक और सकर्मक, समझ रहे हो मेरी बात। अकर्मक, अकर्मक भी 3 प्रकार की होती हैं, अकर्मक। और सकर्मक कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन सी, एक कर्मक और द्वय कर्मक, एक कर्मक और द्वय कर्मक। अकर्मक भी 3 प्रकार की होती हैं लेकिन हम 3 प्रकार नहीं पढ़ेंगे, उसमें हम मात्र एक ही पढ़ेंगे, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। समझ रहे हो मेरी बात, अकर्मक क्रिया। उसमें देखो एक होती है शायद गतिशील होती है, एक स्थिर होती है और एक और होती है, ना कौन सी होती है, एक और होती है, एक होती है गतिशील। इसमें गति का मतलब वो होता हो, बोध होता हो, गति का बोध होता हो, चाल का बोध होता हो। जैसे मतलब पक्षी उड़ता है, उसमें कर्म दिया है, क्या उड़ता है, कर्म नहीं दिया है, पक्षी उड़ रहा है, तो अकर्मक क्रिया मतलब उड़ रही है, गतिशील है, गति कर रही है। स्थिर, राम रोता है, उसमें क्या रोना, बताइए कोई कर्म है, नहीं है, ठीक है। राम रोता है तो रोना, ठीक है, तो राम रो रहा है, राम रो रहा है, ठीक है। क्या है, स्थिर, स्थिर अकर्मक हो गई। स्थिर क्या गतिशील कर रही है, क्या राम भाग रहा है, नहीं ना। राम चलता है,
राम चलता है, तो कौन सी होगी? गतिशील। गतिशील अकर्मक क्रिया। और स्थिर, राम रोता है। राम और राम रोता है, राम हंसता है। स्थिर, हंसने का काम कर रहा है। स्थिर तो है, क्या गति कर रहा है? वो एक ही जगह पे बैठ के वो क्या कर रहा है? हंसने का काम कर रहा है, रोने का काम कर रहा है। कौन? राम। तो वो कौन सी होगी? स्थिर अकर्मक। तीसरी ओर है ना, यानी कौन सी है? हमें उसका कोई मतलब नहीं है तो पता नहीं, कोई जरूरत नहीं है, उससे काम हो जाएगा, उससे ही काम हो जाएगा। ठीक है। और रचना के आधार पर, सॉरी हाँ, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती हैं? अकर्मक और द्वैकर्मक। अकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें एक कर्म होता है। सकर्मक क्रिया को हम एक कर्मक क्रिया भी कह सकते हैं। और द्वैकर्मक वो होती है जिसमें दो कर्म होते हैं। कितने कर्म? द्वै कर्म। समझ रहे हो मेरी बात? एक कर्मक एक कर्म, द्वैकर्मक द्वै कर्म। अब देखेंगे दूसरा, रचना या प्रयोग के आधार पर। रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया 8 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की? 8 प्रकार की। कितनी प्रकार की? 8 प्रकार की। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो क्या? 8 प्रकार की होती हैं। 8 प्रकार हम वहीं पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट समझाएंगे। और काल के आधार पर हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। हाँ, क्रिया के प्रकार 3 होते हैं, जिस सही है, क्रम के आधार पर, रचना या प्रयोग के आधार पर और काल के आधार पर। लेकिन काल के आधार पर यहाँ नहीं पढ़ेंगे जी, एक अलग से टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है। लेकिन मुख्य 2 भेद होते हैं। ठीक है। क्रिया के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, एक अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक वो अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। मुख्यतः क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक और सकर्मक। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो क्या? सर क्वेश्चन आ गया कि क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, और उसमें मुख्य शब्द दे दिया जाए कि मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, अकर्मक और सकर्मक। लेकिन उसने डांट मुझ लिया जाए कि सर बताइए क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो 3 बताना है, कर्म के आधार पर, रचना या प्रयोग के आधार पर और काल के आधार पर। लेकिन मुख्य शब्द जोड़ दिया था, मुख्य तो अकर्मक और सकर्मक होते हैं। इन्हीं पे खिल टिका हुआ है, अकर्मक और सकर्मक। पूरा क्रिया टॉपिक इन्हीं पे टिका हुआ है, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। ठीक है। देखो समझ में आ गई? देखो अब देखते हैं हम क्या, कर्म के आधार पर। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। मैंने बताया कि क्रिया कर्म के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक अकर्मक क्रिया, एक सकर्मक क्रिया। अकर्मक और सकर्मक। सर हमें ये बताइए कि क्रिया की पहचान कैसे करेंगे कि अकर्मक है सकर्मक है? सर अकर्मक क्रिया पीछे बाद में पढ़ा देना, लेकिन पहचान करना बता देना। बिल्कुल बताएंगे, पहचान बिल्कुल बताएंगे। पहचान क्या, किसको, किससे, क्रिया में लगा कर देख लेना। मैं ये कह रहा हूँ कि क्रिया जो शब्द होता है, क्रिया जो पद होता है, क्रिया जो शब्द होता है, क्रिया से पहले क्या शब्द लगा के देख लेना, या किसको लगा के देख लेना, या किसी लगा के देख लेना। अगर तीनों से अगर शब्द निकल रहा है अगर, तो समझाना उसमें कर्म है, और जो कर्म होगा वो सकर्मक होगी, उसमें कर्म नहीं होगा वो अकर्मक होगी। समझ रहे हो मेरी बात? क्रिया शब्द में जो क्रिया शब्द होता है ना, उस क्रिया शब्द में क्या लगा के जोड़ देना, क्या किसको लगा के जोड़ देना, क्रिया लगा के देख लेना। क्रिया क्या लगा के देख लेना, किसको लगा के देख लेना, किसी लगा के देख लेना। उस क्रिया शब्द से पहले क्या लगा के देख लेना। अगर वाक्य बनता है तो सकर्मक, अगर कर्म निकलता है तो सकर्मक, अगर कर्म नहीं निकलता है तो अकर्मक। जैसे मैंने कहा कि राम खाता है, राम खाता है, राम खाता है, लगा के देखो क्या खाता है, क्या, तो शब्द है ना क्या खाता है, तो सर खाना खाता है या मिठाई खाता है या नाश्ता खाता है, आ गया नहीं आ गया। जैसे मैं जोड़ूं कि राम रोता है, क्या रोता है, क्या रोता है, बताइए कुछ शब्द आ रहा है। राम हंसता है, क्या हंसता है, क्या हंसता है, नहीं निकलता है, तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी, अकर्मक। ठीक है। क्या किसको किसे, क्या किसको किसे, ठीक है, क्या किसको और किसे।
लगा के देख लेना। देखो अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, अ कर्म और क, इनको छोड़ो, इसको देखो अ कर्म, कर्म मतलब कर्म, जिसमें कर्म और आ मतलब होता है नहीं, जिसमें कर्म नहीं हो, जिसमें कर्म नहीं हो सर उसी को तो अकर्मक क्रिया कहते हैं। मैं क्या समझा रहा हूँ जब से तुम्हें, जिसमें अकर्मक, आ को अलग करो, कर्म को अलग करो, का को अलग करो। कर्म तो कर्म हो गया, लेकिन आ का मतलब होता है नहीं, आ अपना अर्थ देता है नहीं में, नेगेटिव में, नहीं में, नहीं, जिसमें कर्म नहीं हो सर उसी को अकर्मक कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे? अकर्मक कहेंगे, अकर्मक कहेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? अकर्मक कहेंगे, ठीक है। और देखो जैसे जैसे क्रिया में कर्म का प्रयोग ना हो और क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता। मैंने कहा, कहा के नहीं कहा, मैंने बताया भाई साहब। अगर मैंने कैसे कहा कि कर्म किसे कहते हैं? कर्म उसे कहते हैं कि क्रिया का प्रभाव पड़ता हो, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता हो उसे हम कर्म कहते हैं। अगर सर कर्म ना हो तो क्रिया का सीधा प्रभाव किस पे पड़ेगा? कर्ता पे पड़ेगा। किस पे पड़ेगा? कर्ता पे। सर उसी बात को तो वो कह रहा है कि जिस क्रिया कर्म का प्रयोग ना होना और क्रिया का प्रभाव सीधा किस पे पड़ता है? सीधा कर्ता पे पड़ता है, कर्ता पे। किस पे? कर्ता पे। जैसे जहरे क्रिया, उसमें कर्म दिया नहीं है तो क्रिया का सीधा प्रभाव पड़ेगा किस पे? कर्ता पे। किस पे पड़ेगा? कर्ता पे, कर्ता पे पड़ेगा। जैसे राम सोता है, राम सोता है, राम सोता है। सर उसमें मैंने बताया पहचान करने के लिए क्या, किसको, किसी, क्या सोता है। क्या कोई शब्द बन रहा है? क्या सोता है? कुछ नहीं बन रहा है। तो सोना सीधा किस पे प्रभाव पड़ रहा है? कर्ता पे। और कर्ता कौन है? राम। कर्ता, कर्ता, सोता, सोने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। इसमें कर्म नहीं है तो वो अकर्मक क्रिया होगी। जिसमें कर्म ना हो वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे राधा चलती है, शब्द लगा के देखो, क्या चलती है? क्या चलती है? शब्द नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है तो सीधा किस पे प्रभाव पड़ रहा है? राधा पे। तो सर राधा क्या हुई? कर्ता, कर्ता। और चलना क्या हुई? सर क्रिया, क्रिया हो गई। चलने का काम कौन कर रही है? राधा। तो किस पे प्रभाव पड़ रहा है? राधा पे। कुत्ता भौंकता है, क्या भौंकता है? अब ऐसे तो आएगा कौन भौंकता है, कौन शब्द नहीं जोड़ना है, हमें जोड़ना है क्या या किसको या किसे। समझ रहे हो मेरी बात? कौन भौंकता है नहीं, क्या भौंकता है, कोई शब्द नहीं निकलता है तो भौंकने का प्रभाव किस पे पड़ेगा? सीधा कुत्ते पे पड़ेगा। किस पे? कुत्ते पे, कुत्ते पे। सर कुत्ता क्या हो गया? कर्ता हो गया। क्या हो गया? कर्ता। और भौंकना क्या हो गई? क्रिया। क्या हो गई? क्रिया। ठीक है। मुकेश हंसता है, क्या हंसता है? कौन फोन मन लगा देना, नॉन खा जाओगे तुम। ठीक है, बस क्या लगाना है या किसको लगाना है या किसी लगाना है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा क्या शब्द लगाना है? क्या? मुकेश हंसता, क्या हंसता है? पता नहीं क्या हंसता है, नहीं लग रहा है। तो हंसने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? मुकेश पे। तो सर मुकेश क्या हो गया? कर्ता। और हंसना क्या हो गई? क्रिया। क्योंकि बिना क्रिया के तो कोई वाक्य बनेगा ही नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? हंसना हटा दिए, क्रिया हटा दिए, मुकेश रह गया, अकेला मुकेश रह गया। बताइए क्या है? जैसे मैंने कहा रमेश दूध पीता है, रमेश दूध पीता है, रमेश दूध पीता है। क्या पीता है? दूध। क्यों? उसमें क्रिया है तो कर्म हो रहा है, पीने का कर्म हो रहा है, लेकिन मैंने हटा दिया रमेश दूध। बताइए रमेश दूध क्या है? क्या है रमेश दूध? ये बताइए भाई साहब। क्रिया का होना बहुत ज़रूरी है। अगर जब तक क्रिया नहीं होगी तब तक कोई क्रियापद नहीं बनेगा, जब तक कोई वाक्य नहीं बनेगा, क्योंकि क्रिया का होना बहुत ज़रूरी है। क्रिया के बिना तो वाक्य अधूरा है। रमेश दूध पीता, क्या पीता है? दूध पीता है। सर उसे उठा दूँ, रमेश दूध, क्या रमेश दूध? पता नहीं चल रहा रमेश दूध, क्या रमेश दूध? मुकेश हंसता है, हंसने का काम कर रहा है। क्यों हंसना? क्या हुई? क्रिया हुई। सर हंसने का हटाओ, हटाओ। मुकेश, क्या मुकेश? कोई पता नहीं चला है, क्या मुकेश? बताइए क्या मुकेश?
नहीं। ठीक है, तो असना क्रिया व्यवस्था है। ठीक है, जैसे और देखो, अनीता दिन भर सोती है। ये तो एक दो वाक्य, बड़ा वाक्य आ जाए तो क्या है, अनीता दिन भर सोती है। अब तुम ऐसा मत कर देना, क्या सोती है, दिन भर। सर मुझे बात बताइए, क्या इसमें सोने का काम कौन कर रहा है? कि सर अनीता कर रही है। अनीता क्या सोती है, तो ऐसा मत कर देना सर, कर्म आता गया कि कर्ता कर्म क्रिया बीच में आया जो उसे कर्म कहते हैं। नहीं 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 नहीं, क्या शब्द जोड़ के देखो। अगर क्रिया का प्रभाव, ये मुझे बात बताइए, मैंने कहा था कर्म वो होता है जिसपे क्रिया का प्रभाव पड़ता है। अब मुझे बात बताइए, सोना, क्या सोती है, नहीं निकला। किसको सोती है, नहीं निकला। किसे, कैसे सोती है, नहीं निकला। ठीक है, किसे 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 सोती है, नहीं निकला। लेकिन अब मैंने कहा था कि अनीता दिन भर सोती है। अब मुझे बात बताइए, सोने का प्रभाव सीधा किस पे पड़ रहा है, बताइए। कि सर अनीता पे पड़ रहा है। अनीता पे, अनीता पे, अनीता पे। तो मैंने क्या कहा कि क्रिया का अगर सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता हो तो समझ जाना वो अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया है। राम धीरे धीरे चलता है। राम धीरे धीरे चलता है। क्या चलता है, ये बोलो, क्या चलता है, किसको चलता है, किसे चलता है? नहीं बना, नहीं बना। अब मुझे एक बात बताइए कि राम धीरे धीरे चलता है, तो चलने का प्रभाव सीधा किस पे पड़ रहा है, किस पे पड़ रहा है, राम पर। अब मैंने क्या कहा कि अगर क्रिया का प्रभाव सीधा किस पे पड़े, कर्ता पे, तो सर वो क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया, अकर्मक क्रिया। राम धीरे धीरे चलता है। ठीक है, तो चलने का काम कौन कर रहा है, राम। सीधा प्रभाव पड़ रहा है, इसमें कर्म है ही नहीं, वो सीधा राम कर रहा है। कर्म पर कोई प्रभाव पड़ ही नहीं रहा है, क्योंकि कर्म है ही नहीं, प्रभाव कैसे पड़ेगा। तो क्रिया का सीधा प्रभाव राम पर पड़ रहा है। जैसे और देखो, बच्चे गली में दौड़ रहे हैं। बच्चे गली में दौड़ रहे हैं, दौड़ना, दौड़ रहे हैं, क्या दौड़ रहे हैं, तो ऐसा मत कर देना कि गली में दौड़ रहे हैं। नहीं 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 नहीं, क्या दौड़ रहे हैं, गली में। चलो कर्म हो गया, सकर्मक क्रिया, गलत, गलत हो जाएगा। अब ये देखो, दौड़ने का काम कौन कर रहे हैं, सर बच्चे दौड़ रहे हैं। तो दौड़ने का सीधा प्रभाव पड़ किस पे रहा है। जैसे मैंने कहूँ कि रमेश, रमेश आम खाता है, आम खाता है, आम खाता है। क्या खाता है, आम। तो खाना, खाना, खाना क्या हो गई, क्रिया। तो खाना का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, सर आम पे पड़ रहा है, आम पे, आम पे पड़ रहा है। रमेश पे नहीं पड़ रहा है, अब रमेश पे नहीं पड़ रहा है, आम पे पड़ रहा है क्रिया का प्रभाव। क्योंकि इसमें कर्म है, कर्म तो वही होता है इस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। क्योंकि इसमें क्या खाता है, आम खाता है। ठीक है, इसमें तीन चीज़ हुई ना, तीन चीज़, रमेश, कर्ता, कर्म और क्रिया। ठीक है, इस पर प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन इस पर तो सीधा बच्चे दौड़ रहे हैं, गली में दौड़ रहे हैं। तो कौन दौड़ रहे हैं, बच्चे गली में दौड़ रहे हैं। तो दौड़ने का काम कौन कर रहा है, बच्चे दौड़ रहे हैं। इसमें क्या है, तो अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अब देखो, साधु चोर निकला। साधु चोर निकला, क्या निकला, चोर। सर सकर्मक क्रिया हो गई, गलत। अब मुझे एक बात बताओ, क्या निकला, चोर निकला। सब ऐसा मत कर देना कि सर जी तुमने तो कहा था कि क्या शब्द से अगर कोई शब्द निकलता है तो समझ जाना वो कर्म क्रिया है। सर निकलना, क्या निकला, चोर निकला, तो सर सकर्मक क्रिया हो जाएगी जी, तो गलत है। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें साधु है और एक निकलना क्रिया है। अब मुझे एक बात बताइए कि साधु चोरी तो है, वो अपने आप में क्या है, वो चोर तो है। साधु चोर है और क्या है, साधु क्या है, चोर है। तो इसमें कर्म कहाँ है, उसमें कर्म है ही नहीं, वो तो खुद चोर है। वो तो साधु चोर है, तो निकला कौन, साधु, चोर निकला, साधु चोर। इसमें कर्म का कोई प्रभाव नहीं है, इसमें सीधा क्या, वो तो भाई चोर जी क्या हो गया, साधु चोर हो गया ना, साधु। इसमें कर्म है ही नहीं, सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा है, साधु पे। साधु चोर है, साधु चोर है। मोहन बेईमान है, मोहन बेईमान है, अकर्मक क्रिया। मोहन बेईमान है, कैसा है, बेईमान। अब ऐसा मत करना कैसा है, बेईमान, बेईमान। अब मुझे बात बताइए,
मोहन बेईमान है। कैसा है? बेईमान। क्या कैसे बताया मैंने बताया क्या, किसको और किसे। कैसा मैंने बताया नहीं। अब पहले मुझे एक बात बताइए, क्या इसमें कोई कर्म क्रिया शब्द है? बताइए। सर नहीं है। अब मोहन बेईमान है तो मोहन बेईमान है। उसमें ना तो कोई अकर्मक क्रिया ना सकर्मक क्रिया। मोहन बेईमान है सर, ये है तो फिर वाक्य कैसे बन गया? कर रहा हूँ मोहन बेईमान है, ठीक है। ऐसे अब जी लिखिए मोहन बेईमान। मोहन बेईमान, मोहन बेईमान क्या? मोहन बेईमान, मोहन बेईमान था या मोहन बेईमान है? सर ये क्या है क्या है? एक सहायक क्रिया हो गई, हेल्पिंग वर्ब। इंग्लिश में उसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। इससे भी वाक्य बन जाता है, लेकिन क्रिया का होना बहुत ज़रूरी है। एक मुख्य क्रिया और एक हेल्पिंग वर्ब, मतलब उसे सहायक क्रिया बोलते हैं। तो ये क्या है? एक सहायक क्रिया हो गई, सहायक क्रिया। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो? मोहन बेईमान है। क्या है? बेईमान। क्या है? बेईमान। बेईमान क्या? लेकिन उसमें कोई मतलब उसमें कोई कर्म का कोई बोध हो रहा है? नहीं है। मोहन क्या है? बेईमान है सर। बेईमान तो वो खुद ही तो बेईमान है, लेकिन इसमें कोई तीसरी चीज खुई है, उसमें तीसरी चीज है ही नहीं उसमें। अप्रत्यक्ष रूप से होनी चाहिए, बेशक कोई दिक्कत नहीं है। खाता है, खाना। क्या खाना? क्या खाना? खाना। क्या खाना? रोटी खाना, फल खाना, कुछ भी खाना। तो उसमें तीसरा शब्द अप्रत्यक्ष है। तीसरा कौन सा? क्या खाना? फल खाना। और कोई ना कोई खाने का काम करेगा तो वो भी अप्रत्यक्ष है। लेकिन ये तो है, तो सकर्मक क्रिया शब्द आ जाएगा। उसमें कर्म भी अप्रत्यक्ष है जो दिखाई नहीं दे रहा है, और कर्ता भी अप्रत्यक्ष है जो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन है सकर्मक क्रिया। ठीक है, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि बेईमान तो वो है ही, वो खुद ही तो बेईमान है। तीसरी चीज है कहाँ उसमें? जी हेल्पिंग वर्ब है। समझ रहे हो मेरी बात? आगे देखो, वह बुद्धिमान है। वह क्या है? सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम। समझ रहे हो मेरी बात? सर्वनाम। मैंने बताया कि नहीं बताया? ठीक है, सर्वनाम। वह बुद्धिमान है। वह क्या है? न किसी संज्ञा के स्थान पर तो आया, वह सर्वनाम। वह बुद्धिमान है। सर जी भी क्या है? ये भी क्या है? आकर्मक क्रिया। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। उसको हम सहायक क्रिया बोलते हैं। ठीक है, ये हटा दे। वह बुद्धिमान। क्या बुद्धिमान? वह बुद्धिमान था क्या? वह बुद्धिमान है, लेकिन इससे पता चल गया वह बुद्धिमान है, मतलब है वो, अब प्रेजेंट में है वो, लेकिन सकर्मक क्रिया नहीं है, क्योंकि उसमें कोई कर्म नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? इसमें कोई कर्म नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? इसमें कोई कर्म नहीं है। वह गया। वह गया। वह गया। क्या गया? वह गया। क्या गया? वह गया। सर सकर्मक क्रिया हो जाएगी। गलत है, गलत बात है। वह गया तो वही तो गया, लेकिन उसमें क्रिया कहाँ है? वह गया। इसमें कर्म कहाँ है? कर्म ही नहीं है। वह रमेश की पुस्तक पढ़ता है। पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है? रमेश की पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है? रमेश की पुस्तक पढ़ता है। सॉरी, पढ़ना इसमें है ही नहीं। वह रमेश की पुस्तक है। क्या है? पुस्तक। किसकी? रमेश की। तो सर रमेश की पुस्तक ही तो है, लेकिन कर्म तो नहीं है उसमें। जो क्रिया का इफेक्ट पड़ रहा हो, भाई क्रिया का सीधा इफेक्ट अगर कर्म पर पड़ा तो सकर्मक क्रिया होगी, लेकिन वह रमेश की पुस्तक है, सब पुस्तक है रमेश की, तो उसमें क्या है? रमेश की पुस्तक अकर्मक क्रिया हो जाएगी। भाई कोई कर्म कोई हो रहा है उसमें? कर्म है ही नहीं उसमें। जो क्रिया का इफेक्ट पड़े उस पर, और क्रिया का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? सीधा रमेश पे पड़ रहा है, वह पे पड़ रहा है, तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? आगे देखो, देखो अब पढ़ेंगे हम सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया। देखो सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया देखो, स कर्म और का। कर्म, कर्म और सा का मतलब होता है सहित या साथ। जो कर्म साथ में हो, अगर वाक्य में कर्म दिया हो, कर्म के साथ जो वाक्य होता है उसे हम सकर्मक कहते हैं।
ठीक है, उसे क्या कहते हैं? सकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? सकर्मक। समझ रहे हो मेरी बात? उसे सकर्मक कहते हैं। जो उसमें कर्म सहित हो, कर्म सहित हो, साथ ही सहित या साथ में, जो कर्म साथ में हो या कर्म सहित हो, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म हो, ये लिख रही है, जिस क्रिया के साथ कर्म हो, जिस क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता हो? कर्म पर, वो सर सकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे राधा पत्र लिख रही है, राधा पत्र लिख रही है। सर मुझे बताइए कि राधा पत्र लिख रही है, ठीक है साहब, क्या लिख रही है? क्या लिख रही है? सर पत्र लिख रही है। तो लिखने का जो लिख रही है, जो लिखने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? वो पत्र पे पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है, कर्म पर, पत्र पर, और कर्ता पर नहीं पड़ रहा है। कर्ता तो भाई नौकर है, अब तू डांट। क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? पत्र पे। राम पत्र लिख रहा है, तो लिखने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? पत्र पे। और कर्ता कौन हो गया? राधा। ठीक है, देखो क्या, क्या से बनाने वाला है? क्या, क्या लिख रही है? पत्र लिख रही है। समझ रहे मेरी? हाँ। ऐसे मैंने बच्चे को समझाया, क्या समझाया? नहीं बन रहा है। किसको समझाया? बच्चे को, बच्चे को समझाया। लेकिन किसने समझाया? मैंने, मैंने। तो मैंने तो कर्ता हो गया, लेकिन कर्ता कौन हो गया? जी, जी, कर्म। ठीक है, कर्म हो गया। और कर्म के साथ हमेशा को भी, जो अगर पता चल रहा है कि अगर को विभक्ति आ रही है कर्म के साथ, तो समझ जाना वो कर्म है, उसमें उसमें को है। ठीक है, जैसे जैसे मैंने कहा कि मतलब मैंने पुस्तक पढ़ी, मैंने पुस्तक पढ़ी। क्या पढ़ी? पुस्तक। सर मुझे तो इसमें कोई व्यक्ति है नहीं, जब कोई व्यक्ति नहीं तो इसका मतलब कर्म नहीं है। बिल्कुल है। क्या पढ़ी? पुस्तक पढ़ी। तो निकला या निकला नहीं निकला या? कुछ ऐसे 2 4 5 4 पॉइंट ऐसे सीखने हैं तुम्हें, जो याद रखनी है कि सर ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, और मैं क्रिया सही निकालनी है। क्या कर्मक है? सकर्मक है। किसको समझाया या किसे समझाया? बच्चे को समझाया। तो बच्चे के साथ को विभक्ति आ रही है, तो मैंने बच्चे को समझाया। तो मैंने करता हुआ कर्म किसको? भाई कर, अब क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? बच्चे पर, बच्चे पर प्रभाव पड़ रहा है, तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। कौन सी? सकर्मक क्रिया, सकर्मक। आकाश मोहन को पीटता है, पीटता है। किसे पीटता है? किसको पीटता है? मोहन को। सर पीटने का प्रभाव अब किस पे पड़ रहा है? मोहन पे पड़ रहा है। किस पे पड़ रहा है? मोहन पे, मोहन पे पड़ रहा है, आकाश पे नहीं पड़ रहा है। आकाश तो उस काम को कर रहा है, किसको? मोहन को पीटने का काम कर रहा है। आकाश तो करता हो गया जो पीटने का काम कर रहा है, लेकिन क्रिया का प्रभाव मोहन पे पड़ रहा है। क्यों? मोहन क्या है? कर्म है, कर्म है, कर्म। आकाश मोहन को पीटता है। किसको पीटता है? मोहन को। समझ रहे हो मेरी बात? आगे देखो, सकर्मक क्रिया के भेद, सकर्मक क्रिया के भेद देखो। सकर्मक क्रिया 2 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक होती है अपूर्ण सकर्मक क्रिया, एक होती है पूर्ण सकर्मक क्रिया। सर तुम तो बाल बता रहे थे कि सकर्मक क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक कर्मक और 2 कर्मक। सर जी अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहाँ से आ गई? अपूर्ण सकर्मक क्रिया वो होती है इसमें कर्म दिखाई नहीं देता, कर्म है उसमें लेकिन वो दिखाई नहीं देता है, अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता है। वो अपूर्ण मतलब सकर्मक जो कर्म होता है वो अपूर्ण होता है, जो दिखाई नहीं देता है, और जो दिखाई देता है वो पूर्ण सकर्मक क्रिया होती है, पूर्ण सकर्मक क्रिया होती है। लेकिन इस पर ध्यान मत दो, तुम कोई ध्यान मत दो, सीधा दो कि सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक कर्मक और 2 कर्मक, एक कर्मक क्रिया और 2 कर्मक क्रिया। ठीक है, अपूर्ण सकर्मक क्रिया, अपूर्ण सकर्मक क्रिया।
अपूर्ण सकर्मक क्रिया वो जिस वाक्य में कर्म छिपाया जाता हो, मतलब अप्रत्यक्ष कर्म होता हो। मैंने बताया कि नहीं बताया? बताया ना? बताया कि नहीं बताया? मुझे बताइए। मैंने क्या कहा? जिस वाक्य में कर्म छिपाया जाता हो, कर्म छिपाया जाता, कर्म तो है लेकिन छिपाया जाता है, अप्रत्यक्ष होता है, दिखाई नहीं देता है, उसको अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सुनो, देखो, राम पढ़ता है, क्या पढ़ता है? सर बताइए, क्या उसमें कर्म है? लिखा है नहीं है तो कर्म, लेकिन अप्रत्यक्ष है, दिखाई नहीं दे रहा है। क्या पढ़ता है? सर किताब पढ़ता है, किताब। सीता खाती है, क्या खाती है? सर उसमें कर्म है पर लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। अब वही बात तो मैं कहने कहा कि अपूर्ण सकर्मक क्रिया वो होती हैं जिसमें कर्म को छिपाया जाता है, मतलब अप्रत्यक्ष होता है, उसी को अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। ये तो बात है जी। सीता खाती है, क्या खाती है? खाना खाती है। खाना यहाँ पे नहीं दिखाई मैंने, अप्रत्यक्ष बनाना था, तभी तो अपूर्ण सकर्मक क्रिया थी। अगर सर अपूर्ण सकर्मक क्रिया ना हो तो सकर्मक क्रिया कर देना, और सकर्मक क्रिया में भी देख लेना तो एक कर्मक आ जाएगा। लेकिन अगर सकर्मक क्रिया भी हो, ठीक है, सकर्मक क्रिया के साथ एक कर्मक भी हो, द्वि कर्मक भी हो और अपूर्ण सकर्मक क्रिया हो, ऐसे वाक्यों में तो सर हमें अपूर्ण सकर्मक क्रिया करनी है। क्यों? क्योंकि अपूर्ण सकर्मक क्रिया है जब ऑप्शन में तो करनी है, क्योंकि वहाँ पे हमें क्या दिखाई नहीं दे रहा है? कर्म दिखाई नहीं दे रहा है। अगर ना हो तो वहाँ तुम एक कर्मक कर सकते हो, सकर्मक क्रिया कर सकते हो और एक कर्म भी कर सकते हो। अगर सकर्मक हो और एक कर्मक भी हो तो एक कर्म को मान्यता देनी है। क्या उसी के भाई सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक द्वय कर्मक, और द्वय कर्मक तो वो होती है इसमें दो कर्म होते हैं, वो तो हम आगे बताएंगे। ठीक है, देखो, पूर्ण सकर्मक क्रिया वो होती है कि जिस वाक्य में कर्म साथ होता हो। कहीं ना कहीं मैंने बताई ना, पूर्ण सकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म साथ में होता हो, कर्म दिखाई देता हो कि देख ये रहा कर्म, पूर्ण सकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे मैंने कहा राम पुस्तक पढ़ता है। सर क्या पढ़ता है? पुस्तक। पुस्तक क्या हो गया? कर्म। क्या हो गया? कर्म हो गया। सर बताइए, क्या कर्म दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। तो पुस्तक क्या हो गई? कर्म। ठीक है, तो क्या पढ़ता है? पुस्तक। और पढ़ने का काम कौन कर रहा है? करता। करता वो होता है जो काम को करने वाला होता है, तो वो करता हो गया। उसको हम उद्देश्य के नाम से जानते हैं और क्रिया को हम विधेय भी कह सकते हैं। ये मैंने बता चुका हूँ, विधेय, विधेय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पूर्ण सकर्मक क्रिया का एक कर्मक मतलब एक कर्मक। ठीक है, कौन सा प्रकार? एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक। ये पूर्ण सकर्मक क्रिया का ही भेद होता है। देखो, ऐसे मतलब जिस वाक्य में एक कर्म हो, भाई सीधी बात है, एक और कर्म, एक कर्म, जिस वाक्य में एक कर्म हो, भाई उसी में छिपा हुआ है सब कुछ। एक कर्मक, एक कर्मक वो होती है जिसमें एक कर्म हो। क्या हो? एक कर्म हो। ठीक है, तो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं जिस वाक्य में एक कर्म हो। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है? पुस्तक। क्या पढ़ता है? पुस्तक। सर एक ही तो कर्म है, बिल्कुल एक ही पढ़ने का काम कर रहा है। सीता खाना खाती है। क्या खाती है? खाना। सर सॉरी, आम। सीता आम खाती है। क्या खाती है? आम। तो कर्म हो गया। सर कर्म एक ही है, तो एक कर्म है तो एक कर्म क्रिया हो जाएगी। गाय मैदान में घास चर रही हैं। अब ऐसा मत कर देना, क्या चर रही हैं? घास। घास एक ही तो कर्म है। अब जिसको मत मान लेना मैदान वगैरह जो चर, ठीक है, मैदान फैदान मत मान लेना, तो समझ लो मेरी बात। कर्म अगर मैदान के साथ, अगर मैदान को हम कर्म मान भी लें, क्या मान लें? कर्म, तो मुझे एक बात बताइए कि कर्म के साथ हमेशा कौन सी विभक्ति आती है? बताइए। को विभक्ति आती है, कर्ता ने कर्म को विभक्ति आ रही है, और यहाँ पर क्या आ रही है? में विभक्ति आ रही है। जब में विभक्ति आ रही है तो ये कर्म नहीं होगा, नहीं होगा। तो एक ही कर्म है, घास। क्या चर रही है? घास। कौन? गाय। गाय।
तो कर्ता। भाई कार्य करने वाला कौन है? गाय। गाय तो चल रही है तो गाय कर्ता हो गई। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। क्या उड़ा रहे हैं? पतंग। पतंग। तो पतंग क्या हो गई? कर्म। इसमें एक ही तो कर्म है। जब एक कर्म है तो एक कर्म क्रिया हो जाएगी। और कौन उड़ा रहे हैं? बच्चे। कौन उड़ा रहे हैं? बच्चे। तो उड़ाने का काम कौन कर रहा है? बच्चे। तो बच्चे को क्या कहेंगे? कर्ता कहेंगे। कर्ता। ठीक है। और देख नोट। सर नोट में क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ के देखते हैं। अगर अपूर्ण सकर्मक का उदाहरण हो और ऑप्शन में ना अपूर्ण सकर्मक ना दे रखा हो तो वह हम सकर्मक पूर्ण सकर्मक एक कर्म का उदाहरण होगा। दोबारा देखो समझ में नहीं आया भाई साहब। ठीक है। अगर अपूर्ण सकर्मक वो होता है जिसमें कर्म दिखाई नहीं देता है। ठीक है। एक कर्म अपूर्ण है तो सकर्मक, लेकिन कौन सी? अपूर्ण सकर्मक। अपूर्ण सकर्मक का उदाहरण और ऑप्शन में सकर्मक हो, पूर्ण सकर्मक हो। ठीक है। मतलब ना अपूर्ण सकर्मक ना दे, मतलब ऑप्शन में अपूर्ण सकर्मक ऑप्शन में ना हो उसमें, तो क्या करेंगे? वहाँ हम सकर्मक या पूर्ण सकर्मक या एक कर्मक का उदाहरण मानेंगे। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। और वो भी सबसे बेस्ट किसका? एक कर्मक। क्योंकि उसमें एक कर्म है। एक कर्म है। सकारात्मक जब मानते हैं जब एक कर्मक ना दिखाई दे। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो क्या? पूर्ण वगैरह पूर्ण। ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? समझे कि नहीं समझे? ये कह रहा है कि अगर मतलब अपूर्ण सकर्मक का उदाहरण है। अपूर्ण सकर्मक मतलब होता है कि जो उसमें है तो सकर्मक क्रिया, लेकिन कर्म है वो दिखाई नहीं दे रहा है, उसका उदाहरण हो। और ऑप्शन में अपूर्ण सकर्मक ना दे हो तो उसमें हम सकर्मक क्रिया में कौन सा कर सकते हैं? एक कर्मक। एक कर्मक। एक कर्मक। एक कर्मक कर सकते हैं। या सकर्मक भी कर सकते हैं, सकर्मक भी कर सकते हैं, सकर्मक भी। पूर्ण सकर्मक भी हो जाएगा, लेकिन सकर्मक जी तो खेल नहीं आएगा पूर्ण वगैरह तो। सकर्मक या एक कर्मक होता है। समझ रहे क्या मेरी? आगे देखो। देखो देखो द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया क्या होती है? द्विकर्मक क्रिया होती है जिस क्रिया के साथ दो कर्म हो। सीधी बात है। द्वि द्वि का मतलब होता है दो, और कर्म का मतलब कर्म। इसके साथ दो कर्म हो। कर्म कितने हो? दो। जिस क्रिया के साथ दो कर्म हो क्या होता है? द्विकर्म क्रिया कहलाती है। जैसे जो पहला कर्म होगा उसमें दो कर्म होंगे, सीधी सी बात है, वो द्विकर्म क्रिया होगी। द्विकर्म क्रिया तभी होगी उसमें दो कर्म होंगे। कि ये भी बात सही है। तो पहला जो कर्म होगा वो गौण होगा, अप्रधान होगा। अप्रधान कैसा होगा? अप्रधान। गौण होगा। गौण होगा। ठीक है। विभक्ति सहित होगा और संजीव होगा। संजीव, कोई ना कोई संजीव होगा, विभक्ति सहित होगा। समझ रहे हो मेरी बात? जो पहला कर्म होगा वो अप्रधान कर्म कहलाता है या गौण कर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? गौण कर्म या अप्रधान कर्म। गौण, जो गौण होता है, मुख्य नहीं होता, गौण होता है। इस पे क्रिया का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्रिया का प्रभाव अगर जिस पे पड़ रहा हो वो मुख्य कर्म होता है। और सर क्रिया का प्रभाव जब इस कर्म पर ना पड़, जब इस प्रथम कर्म पर ना पड़ रहा हो तो वो गौण हो जाएगा ना, अप्रधान हो जाएगा। प्रधान नहीं होता है वो, अप्रधान होता है, गौण होता है। सर उसकी पहचान कैसे करेंगे? उसकी पहचान हम किसको या किसी लगा के देख लेना, समझ जाना वो गौण कर्म है या पहला कर्म है, गौण कर्म है, अप्रधान कर्म है। उसकी पहचान करने के लिए सिर्फ एक ही है, किसको या किसे, किसको या किसी लगा के देख लेना। ठीक है सर। दूसरा कर्म वो होता है जो प्रधान होता है, मुख्य कर्म होता है। प्रथम कर्म में संजीव कर्म होता है, विभक्ति सहित होता है, उसमें विभक्ति आएगी कर्म के साथ, संजीव होगा। लेकिन दूसरा कर्म प्रधान होता है, मुख्य कर्म होता है। मुख्य कर्म कहलाता है, मुख्य मतलब क्रिया का प्रभाव सीधा इसी पे पड़ेगा, मुख्य कर्म पे, तो वो प्रधान हो गया। ठीक है। लेकिन ये निर्जीव होता है, निर्जीव हमेशा देख लेना।
जो दूसरा कर्म होगा वो निर्जीव होगा, निर्जीव, और विभक्ति रहित होगा, विभक्ति रहित। इसके साथ विभक्ति नहीं होती है। ठीक है, जो मुख्य कर्म होता है या प्रधान कर्म होता है वो निर्जीव होता है, विभक्ति रहित होता है। सर उसकी पहचान कैसे करेंगे? उसकी पहचान करने के लिए क्या शब्द जोड़ देना, उस कर्म से पहले क्या शब्द जोड़ देना, सॉरी क्रिया से पहले, क्रिया से पहले क्या शब्द जोड़ देना। अगर निकल रहा है तो ठीक है, नहीं निकल रहा है तो अकर्मक, निकल रहा है तो सकर्मक। अगर क्या शब्द जोड़ के क्या से भी निकल गया, क्या से भी निकल गया, और किसको और किसे, इसको भी ए भी निकाल करके ए भी निकल गया, किसको लगा के भी अगर निकल रहा है और किसे अगर शब्द निकल रहा है तो समझ जाना वो द्विक्रम क्रिया है। क्या से तो निकल रहा है लेकिन किसको या किससे, किसे नहीं निकल रहा है तो वो द्विक्रम क्रिया हो जाएंगे। अब ऐसी बात नहीं है कि ये बिल्कुल 100% बात है, अधिकांश कम से कम 90% वाक्यों में यही शब्द प्रयोग होते हैं पहचान दिलाने के लिए। ठीक है, लेकिन कुछ वाक्य ऐसे होंगे कि क्या भी लगेगा और किसको भी लगेगा, लेकिन द्विक्रम क्रिया नहीं होती है। कुछ ऐसे वाक्य भी होते हैं लेकिन लगभग 90-95% तो जो काम करते हैं। ठीक है, ये शब्द दोनों काम करते हैं। अगर क्या से शब्द निकल रहा है और किसको किससे इससे शब्द निकल रहा है तो समझ जाना वो द्विक्रम क्रिया है, द्विक्रम क्रिया है। ठीक है, आगे देखो, जैसे मैंने कहा कि अध्यापक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया, अध्यापक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया। इसमें बताइए दो क्रम है कि एक क्रम है? सर दो क्रम है। सर हमें ना पता, पहचान करके बताओ। सुनो, क्या पढ़ाया, क्या पढ़ाया, पढ़ाया से पहले कुछ शब्द निकालो। क्या क्या पढ़ाया? सर पाठ पढ़ाया, पाठ पढ़ाया। सर ये क्या हो जाएगा? मुख्य क्रम, प्रधान क्रम, प्रधान क्रम। बताइए क्या ये पाठ जो क्रम है क्या निर्जीव है कि संजीव है? आप कहोगे निर्जीव है, तो निर्जीव तो मैंने बताया था। क्या बताइए उसके साथ विभक्ति है? नहीं है, तो विभक्ति रहित होता है ये। क्या होता है? विभक्ति रहित होता है, तो मुख्य कर्म हो गया जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता हो। अब मैंने क्या कहा, सजीव को दे मतलब पहला जो कर्म होगा वो अप्रधान होता है, गौड़ कर्म कहलाता है। उसकी पहचान करने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा? किसको या किसे शब्द लगाओ। किसको? क्या पढ़ाया? पाठ। किसको? छात्रों को, छात्रों को, छात्रों को। निकल आया ना, तो क्या हो जाएगा? गौड़ कर्म, गौड़ कर्म। क्या हो जाएगा? गौड़ कर्म। और मैंने कहा हमेशा संजीव होगा। बताइए छात्र संजीव होते हैं निर्जीव? संजीव होते हैं। विभक्ति सहित को, कर्ता ने कर्म को, कर्म को, कर्म, कर्म को। भाई कर्म की विभक्ति आएगी नहीं आएगी? कर्म विभक्ति को, छात्रों को, तो समझ जाना ये दूसरा कौन सा है? गौण कर्म। और किसने? अध्यापक ने, अध्यापक ने। तो क्या हो गया? कर्ता, जो करने वाला होता है। अध्यापक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया, तो द्विक्रम के बीच में दो क्रम है। ठीक है, और देखो, देखो कर्ता विभक्ति, कर्ता, कर्ता के साथ अगर ने विभक्ति होगी तो समझ जाना वो काल सदैव भूतकाल होगा, काल सदैव भूतकाल होगा। ठीक है, जैसे अध्यापक ने आ गए ना, ने, कर्ता ने, कर्ता कारक की विभक्ति आ गई ना ने, तो हमेशा क्या कह रहा है? काल सदैव भूतकाल होगा। तो वो कह रहा है कि अध्यापक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया, पढ़ाया, पढ़ा तो नहीं रहा है, पहले पढ़ाया ना, तो भूतकाल हो गया ना, तो भूतकाल। क्रिया सदैव सकर्मक होगी, सकर्मक। तो क्रिया सदैव सकर्मक है नहीं, उसमें कर्म है क्या? नहीं, तो सकर्मक क्रिया है क्या नहीं? सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया है। तो काल सदैव भूतकाल होगा। अगर कर्ता के साथ ने शब्द आ जाए, ने विभक्ति जुड़ रही हो, तो काल हमेशा भूतकाल होगा और क्रिया हमेशा सकर्मक होगी। और वाच्य सदैव कर्तवाच्य होगा, कर्तवाच्य। सर उसको तो हम बाद में समझाएंगे क्योंकि अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो बता कैसे देंगे? सही है, अभी पढ़ाए क्या? नहीं पढ़ाया अभी हमने, तो पढ़ाएंगे जब तो बताएंगे सदैव। लेकिन अभी समझ लो कि कर्तवाच्य होता है। कौन सा वाच्य होता है? कर्तवाच्य। कर्ता के साथ अगर ने विभक्ति आ जाए तो सदैव भूतकाल होता है, काल। ठीक है, जो वाक्य होता है वो सदैव भूतकाल होता है। क्रिया हमेशा सकर्मक होती है और वाच्य हमेशा कर्तवाच्य होता है। कौन सा वाच्य? कर्तवाच्य।
निर्व्यक्ति शासन। अब आता है को विभक्ति। को विभक्ति, को विभक्ति कर्म कारक की विभक्ति है जे को, तो विभक्ति कर्म कारक होता है। अगर को विभक्ति हो तो वो हमेशा कौन सा कारक होता है? कर्म कारक। सदैव सजीव कर्म के साथ आता है। हमेशा देख लेना, अगर जो को विभक्ति होगी कर्म कारक की, जो को विभक्ति होगी वो सदैव संजीव कर्म के साथ आएगी, ना कि निर्जीव के। निर्जीव के नहीं आती है, संजीव के साथ आती है। लेकिन इसमें नोट क्वेश्चन यहीं से उठेगा बस, क्योंकि वो फंसाने का काम करता है। सर जो बजाना और एक बढ़ाना, इनके साथ हमेशा प्रयोग कर सकते हैं। अगर बजाना और बढ़ाना अगर क्रिया हो, बजाना और बढ़ाना क्रिया हो, तो भाई साहब उसमें समझ जाना वो सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक। वैसे तो इसमें कह रहा है संजीव कर्म के साथ होती है, लेकिन बजाना बढ़ाना ये तो अकर्मक है। ठीक है जी, कर मतलब इनके साथ ऐसे बजाना और बढ़ाना के साथ, ठीक है, इनके साथ हमेशा को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगर क्रिया बजाना और बढ़ाना हो, क्रिया कैसी हो? बजाना और बढ़ाना, बजाने की और बढ़ाने की, बजाने की और बढ़ाने की। अरे आवाज़ बढ़ाओ, अरे बाजा बजाओ, बढ़ाओ आवाज़ बढ़ाओ। बजाना और बढ़ाना, बजाना और बढ़ाना के साथ हमेशा को विभक्ति आएगी। अगर क्रिया शब्द बजाना और बढ़ाना हो तो उसके साथ को विभक्ति आ जाएगी। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मैंने कहा ढोल को बजाना। सर बजाना क्या है? क्रिया। अब मुझे बताइए कि बजाना कैसी है? बजाना क्या? बजाना ढोल। सर ढोल तो निर्जीव है। सर निर्जीव है, तो सर आपने सकर्मक क्रिया कैसे कर दी? ये तो अकर्मक होनी चाहिए। मैंने कहा कि अगर क्रिया बजाना और बढ़ाना हो तो उसकी चाहे फिर जो निर्जीव क्यों ना हो जी कर्म, ठीक है, तो निर्जीव के साथ हमेशा को विभक्ति लगा सकते हैं। लेकिन क्रिया हमेशा बजाना होना चाहिए और बढ़ाना होनी चाहिए। झगड़े को बढ़वा दिया, क्या बढ़वा दिया? झगड़े को, तो को विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। अब वो हमेशा सकर्मक क्रिया हुई। ढोल को बजाना सकर्मक, झगड़े को बढ़ावा दिया सकर्मक। क्या बढ़ावा दिया? क्या बढ़ा दिया? झगड़े को। किसको बढ़ा दिया? झगड़े को। तो सकर्मक क्रिया। को विभक्ति का प्रयोग है तो झगड़ा तो अकर्मक क्रिया है ना, वो मतलब झगड़ा क्या है? सजीव कोई है, ठीक है, तो लेकिन उसके साथ हम को विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। ढोल को बजाना, झगड़े को बढ़ावा दिया। समझ रहे मेरी बात? देखो कुछ और शब्द ऐसे आएंगे जो देखो जैसे दान क्या है? दान क्या है? दान। ये क्या है? पुरस्कार, उपहार, इनाम, भेंट। मतलब देखो, हम किसी व्यक्ति को दान देते हैं, दान, या पुरस्कार देते हैं, पुरस्कार, या कोई उपहार देते हैं, या कोई इनाम देते हैं, या भेंट करते हैं। बस सीधी बात है, पुरस्कार, दान, उपहार, भेंट, इनाम, ये वगैरह शब्द हों। दान देने की बात हो, पुरस्कार देने की बात हो, उपहार देने की बात हो, इनाम देने की बात हो और भेंट देने की बात हो। समझ रहे मेरी बात? दान देने की बात हो, पुरस्कार देने की बात हो, उपहार देने की बात हो, इनाम देने की बात हो और भेंट देने की बात हो। ठीक है, देना, दान देना, पुरस्कार देना, उपहार देना, इनाम देना और भेंट देना। अब देना, देखो, देना, उपहार, भेंट, दो ये सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। देना एक सही भी नहीं है और सही भी है। जैसे हमने किसी को दारू दी, बता सही है? नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है। हमने किसी को दान दिया, जैसे किसी को, जैसे माना हमने किसी को शॉल दी, शॉल देने का काम किया, शॉल, ठीक है, क्या दी हमने? एक उसको क्या दी? शॉल। अब शॉल देना, बताइए क्या सही है कि गलत है? सही है, शॉल सही है। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो हम वापस लेने का काम करते हैं, जैसे पैसा देना।
पैसा देना किसी को सही है कि गलत है? सही है वैसे भाई, किसी की ज़रूरत चलाने पर, काम चलाने पर क्या दिक्कत है? किसी का काम चल जाए तो सही है नहीं? तो देखो, लेकिन हम उसको वापस लेंगे। क्या लेंगे? वापस। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती हैं हम वापस लेंगे, जैसे हमने किसी भिखारी को कोई भेंट वगैरह या कोई चून वगैरह देते हैं, आटा वगैरह देते हैं, क्या वापस लेते हैं? नहीं लेते हैं, लेकिन सही तो है वापस। तो बस ये चीज़ देखनी है कि दान देना, भेंट करना, उपहार देना और इनाम देना, भेंट देना, अगर ये सही हो और सही के अर्थ में हो, लेकिन वापस नहीं लेते हो, तो ऐसी स्थिति में गौण कर्म जो होता है वो गौण कर्म होता है, वो गौण कर्म नहीं होता है। जो गौण कर्म होता है वो संप्रदान कारक माना जाता है, फिर हम उसे गौण कर्म नहीं कह सकते। अगर गौण कर्म मानेंगे तो क्रिया द्विकर्म क्रिया कहलाएगी, लेकिन हम उसे गौण कर्म ना मान करके संप्रदान कारक मानेंगे। क्या मानेंगे? संप्रदान कारक। जैसे देखो, मुझे बात बताइए, उदाहरण देखो, राजा ने गरीबों को कंबल दान दिए। राजा ने गरीबों को कंबल दान दिए। क्या दिए? क्या दान दिए? क्या दिए? कंबल। दान देने की बात हो रही है। क्या दिए? कंबल। अब मुझे एक बात बताइए कि आप किसी को कम दान में कंबल दे रहे हैं तो क्या तुम उसे वापस ले सकते हैं? कि सर नहीं ले सकते हैं। तो मैंने क्या कहा कि कोई दान देना सही के अर्थ में हो और वापस नहीं लेते हो, तो सर वो गौण कर्म नहीं होता है, संप्रदान कारक होता है। जैसे गरीबों को सर क्या दिए? दान। किसको क्या दान दिया? क्या दिया? दान, कंबल। ठीक है, कंबल दान दिए। किसको दान दिया? मतलब क्या दान दिया? कंबल। क्या दिया? कंबल दिया। क्या दिया? कंबल। क्रिया में देना, तो देना के साथ लगाओ। क्या दिया? कंबल दिया, कंबल। किसको दिया? गरीबों को। तो सर जी तो गौण कर्म हो जाएगी, गौण कर्म नहीं होगी लाला। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हम दान देने की बात हो रही है और दान सही दिया जा रहा है, कंबल तो सही देना है और उसको वापस भी नहीं ले सकते, तो सर वो गौण कर्म ना होकर के संप्रदान कारक हो जाएगा। संप्रदान कारक। अब मुझे बताइए, कर्म कितने रहे उसमें? एक कर्म रहा। कौन सा? मुख्य कर्म या प्रधान कर्म होता है जो निर्जीव होता है, तो एक कर्म की क्रिया कहलाएगी। राजा ने गरीबों को कंबल दान दिए। जैसे राजा ने ब्राह्मणों को गाय दी, और गाय देने की बात हो रही है, दान देने की तो बात हो रही है। गाय दी, राजा ने ब्राह्मणों को गाय दी। क्या दी? गाय दी। क्या दी? गाय। किसको दी? ब्राह्मणों को। सर संप्रदान कारक हो जाएगा, गलत। क्यों? दान देने की बात हो रही है, राजा ब्राह्मणों को गाय दे रहा है, गाय देने की बात हो रही है। तो भाई साहब, तो जी ब्राह्मण को, तो जी को भी व्यक्ति है ना, तो जी कर्म नहीं होगा, तुमने कर्ता ने कर्म नहीं होगा, फिर संप्रदान कारक बन जाएगा। संप्रदान कारक। कर्म क्या बच्चे? एक। कौन सा? गाय। तो एक कर्म क्रिया। माँ भिखारी को कपड़े देती है। माँ भिखारी को कपड़े देती है। क्या देती है? कपड़े। किसको? भिखारी को। अब मुझे बात बताइए कि आप किसी भिखारी को कपड़े देते हैं तो क्या कपड़े तुम वापस ले लेंगे? बताइए। नहीं, बताइए तुम। नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा? किसको? ये क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गौण कर्म नहीं होगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। तो एक कर्म का। जैसे माँ ने धोबी को कपड़े दिए। अब मुझे बात बताइए, क्या दिए? कपड़े दिए। किसको? धोबी को दिए। अब मुझे बात बताइए कि तुम धोबी को कपड़े धुलने के लिए कपड़े देते हो, क्या तुम वापस नहीं लेते हो? क्या सर बिल्कुल लेते हैं। तो लेते हैं तो जी गौण कर्म हो जाएगा, गौण कर्म हो जाएगा। ठीक है, कौन सा कर्म हो जाएगा? गौण कर्म। और गौण कर्म हो और मुख्य कर्म हो तो सर वो कौन सी क्रिया हो जाएगी? द्विकर्म क्रिया। मैंने यही तो कहा था कि कोई दान देना, भेंट करना, पुरस्कार देना, उपहार देना, इनाम देना सही हो और सही के अर्थ में, लेकिन वापस लेते हो,
तो फिर वह द्विकर्म क्रिया हो जाएगी। वो बस किसकी रूल में, इसके रूल में, बस ये देखना है सही हो लेकिन वापस नहीं लेती हो, वापस नहीं लेती हो, फिर वो गौण कर्म ना होकर के वो संप्रदान कारक बन जाता है। ये देखना था बस। लेकिन अब धोबी को कपड़ा धुलाने के लिए दिए थे, तो अगर वापस नहीं लेंगे, बिल्कुल देंगे, तो लेंगे तो फिर गौण कर्म बन जाएगा, संप्रदान कारक नहीं बनेगा गौण कर्म। तो एक कौन सी क्रिया हो जाएगी, द्विकर्म क्रिया, द्विकर्म क्रिया। समझ में आ रही है? आगे देखो, आगे देखो, अब पढ़ेंगे हम प्रयोग व रचना के आधार पर। प्रयोग व रचना के आधार पर, प्रयोग व रचना के आधार पर कितने प्रकार की क्रिया होती हैं? 8 प्रकार की, 8 प्रकार की। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की। कौन कौन सी? सामान्य क्रिया। कौन कौन सी? सामान्य क्रिया, सामान्य। संयुक्त क्रिया, संयुक्त। समझाऊंगा मैं, यहीं समझा दूंगा, यहाँ तो पीछे की बात यहीं समझाऊंगा तो मैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है, सजातीय क्रिया, सजातीय। कौन सी? सजातीय क्रिया। सहायक क्रिया, सहायक, सहायक क्रिया। कृदंत क्रिया, कृदंत। नाम धातु क्रिया, नाम धातु। कौन सी क्रिया? नाम धातु। समझ रहे हो मेरी बात? नाम धातु क्रिया। सर मुझे बताइए सामान्य क्रिया क्या होती है? सामान्य, संयुक्त, पूर्वकालिक, ठीक है। देखो, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, सजातीय, सहायक, कृदंत, नाम धातु। इन्हें याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो, सामान्य क्रिया वो होती है जिसमें सिर्फ क्या हो, एक ही कर्म हो, एक ही कर्म हो। क्या हो? सिर्फ एक ही तो कर्म हो और प्लस एक ही क्रिया हो, बस। सामान्य सा, सामान्य वाक्य होना चाहिए, बस एक कर्म और एक क्रिया, बस। वो सामान्य क्रिया हो जाएगी, सामान्य क्रिया। प्रयोग रचना के आधार पर बता रहा हूँ मैं, सामान्य क्रिया हो जाएगी। संयुक्त क्रिया, क्रिया कैसी होनी चाहिए? संयुक्त। मतलब उसमें क्या हो गया कि कर्म तो एक हो, कर्म क्या हो? एक, एक कर्म हो। एक कर्म का मतलब होता है कार्य, एक कार्य का होना या एक कर्म का होना, ठीक है, एक कार्य कर्म का होना। उसमें लेकिन 2 क्रिया होनी चाहिए, संयुक्त क्रिया होनी चाहिए, संयुक्त, संयुक्त क्रिया होनी चाहिए। 2 क्रिया होनी चाहिए, 2, ठीक है। 2 क्रिया हो, चाहे 2 से अधिक भी हो सकती हैं, 2 से अधिक क्रिया हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन 1 से अधिक क्रिया होनी चाहिए, 2 हो या चाहे 2 से अधिक हो, कम से कम 2 तो होनी चाहिए। तो संयुक्त क्रिया, भाई क्रिया क्या चीज़? संयुक्त। तो संयुक्त मतलब 2, कम से कम 2। सामान्य क्रिया, एक कर्म एक क्रिया, सामान्य, ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया वो होती है जिसमें जो क्रिया होती है ना, क्या होती है? क्रिया, क्या होती है? क्रिया। तो उसमें 2 कर्म, उसमें 2 कर्म हो, क्या हो? 2 कर्म हो, ठीक है, 2 कर्म। ऐसे एक कर्म है रहा, एक कर्म है रहा, एक कर्म तो है रहा, एक कर्म है रहा। सर ये कर्म नहीं, अब नहीं होता, पूर्व पहले जी आएगा कि ये आएगा? ये आएगा। पूर्व में कौन आएगा? ये। तो जी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, यही पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। मतलब जो पहली क्रिया होती है वो समाप्त हो जाती है और दूसरी क्रिया ये चलती रहती है, ये चलती रहती है। ये पूर्वकालिक क्रिया होगी, ये समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? समाप्त। फिर दूसरी क्रिया का, दूसरी क्रिया का मतलब कर्म का प्रारंभ हो जाता है, दूसरे कार्य का प्रारंभ हो जाता है। और जो पहला कर्म होता है वो समाप्त हो जाता है और दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाता है। इसमें 2 कर्म हो, ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया। और ये पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। प्रेरणार्थक क्रिया। सर प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जो करता, ये करता है। सर काम तो उसको करना था लेकिन करवा किस पे रहा है? इस पे, इस व्यक्ति पे करवा रहा है, प्रेरणा दे रहा है, भाई तो इस काम को कर, ठीक है, उस काम को कर। करता खुद ना करके जब दूसरे पर कोई काम करवाता है, प्रेरणा देता है, प्रेरणा करवाने के लिए प्रेरणा, सीखो भाई तुम काम करना सीखो, प्रेरणा देता है, प्रेरणा। तो सर वही कौन सी होती है? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। वाक्य में पता चल जाएगा वो तो। प्रेरणा। सजातीय क्रिया, कौन सी क्रिया? सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया वो होती हैं जो समान क्रिया से जुड़ी हो। समान क्रिया मतलब कर्म,
और क्रिया, कर्म और क्रिया समान धातु से हो, समान धातु शब्द से जुड़ रही हो, उसे सजाती क्रिया बोलेंगे। सजाती क्रिया क्या होती है? जो समान धातु से हो। जैसे लड़ाई, जैसे मैंने कहा कि राम ने लड़ाई लड़ी, राम ने लड़ाई लड़ी। सर उसमें क्या लड़ी? लड़ाई। उसमें जो मूल शब्द क्या है? लड़। क्या शब्द है? लड़। उसमें भी शब्द कौन सा है? लड़। लड़ लड़। तो ये की क्या है? लड़ लड़। तो मैंने यही तो कहा है कि कर्म का जो मूल शब्द और क्रिया का जो मूल शब्द हो वो एक ही धातु के बने हो, उसी को हम सजाती क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सजाती क्रिया। सजाती क्रिया क्या कहते हैं? सजाती क्रिया। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है साहब। कृदंत क्रिया किसे कहते हैं? सॉरी, सहायक क्रिया किसे कहते हैं? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया वो होती हैं जो कर्म मतलब उस वाक्य में हे, ठीक है, हे हूँ, ठीक है, मतलब हे, हैं या हूँ शब्द जुड़ रहे हो या था, थी, थे, अगर जिस शब्द आ जाए तो समझ जाना वो सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया का मतलब होता है जो मेन वर्ब होती है ना, मेन वर्ब, मेन वर्ब की जो हेल्पिंग करने के लिए सहायक बनाई जाती हैं। ऐसे ये, हैं, वो, था, थी, थे, जिस शब्द अगर जुड़ जाए और सहायक क्रिया उसमें शब्द उसमें ऑप्शन में हो तो सहायक क्रिया कहलाएगी। सहायक क्रिया कहलाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? सहायक क्रिया कहलाएगी। कृदंत क्रिया, सर कृदंत क्रिया हो जाती है। कृदंत क्रिया और नाम धातु क्रिया। कृदंत क्रिया वो होती हैं जो ना धातु से बनी हो, ना धातु से, और नाम धातु क्रिया होती है संज्ञा सर्वनाम विशेषण से वो क्रिया बनाई जाती हो, उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। देखो, सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया किसे कहते हैं? जिसमें एक कर्म और एक क्रिया हो। मैंने बताया था इसमें सिर्फ एक ही कर्म और एक ही कार्य होना चाहिए। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही कार्य होना चाहिए। ठीक है, सामान्य क्रिया इसमें सिर्फ एक ही कार्य का होना चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है कि कर्म उसमें हो या नहीं हो, लेकिन काम एक ही होना चाहिए, एक ही काम होना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कर्म होना भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है वैसे। ठीक है, अगर हो तो कोई भी दिक्कत नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए, बस एक कर्म होना चाहिए। अगर कर्म हो तो एक ही होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? देखो, बच्चा रोया, क्या रोया? कर्म नहीं उसमें, तो क्या सामान्य क्रिया नहीं कहलाएगी? बिल्कुल कहलाएगी सामान्य क्रिया। किस पे इफेक्ट पड़ा? सीधा बच्चा पे, सामान्य क्रिया। रमेश ने पुस्तक पढ़ी, क्या पढ़ी? पुस्तक। सर उसमें कर्म है, तो कर्म कौन सा? एक, पुस्तक, एक ही है ना। और क्रिया कितनी है? एक, क्रिया पढ़ी, पढ़ना, और पुस्तक, क्या पढ़ी? पुस्तक पढ़ी। किसने? रमेश ने। राधा हंसती है, क्या हंसती है? उसमें कर्म यही नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन क्रिया तो एक ही है ना, एक है, राधा हंसती है। ठीक है, तो कौन सी जाएगी? सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया। संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जो समान क्रिया हो, कर्म एक ही होना चाहिए, कार्य एक ही होना चाहिए, लेकिन क्रिया दो होनी चाहिए। जैसे बच्चे खेलने चले गए, मैं क्या कह रहा हूँ? बच्चे खेलने चले गए, बच्चे खेलने चले गए, क्या चले गए? क्या चले गए? क्या चले गए? उसमें कर्म तो है नहीं। खेलने, क्या चले गए? खेलने। ठीक है, नहीं, क्या खेलने चले गए? सही है, खेलना है, कर्म है, क्रिया है। क्या खेलने चले गए? खेलना क्या हो गई? क्रिया। क्रिया, क्रिया। क्या खेलने चले गए? चलना और जाना है या नहीं? क्या खेलने चले गए? तो चलना और जाना क्रिया है या नहीं? और खेलना भी क्रिया है, खेलना भी क्रिया है, चलना भी क्रिया है, जाना भी क्रिया है। चले गए तो चलना, गए थे, जाना। ठीक है, गए थे, जाना, और खेलने थे, खेलना। क्या खेलने चले गए? सर क्या खेलने चले? फुटबॉल खेलने चले गए या और कुछ खेलने चले गए, तो उसमें एक कर्म है, तो बच्चे, बच्चे खेले। उसने पुस्तक पढ़ ली, क्या पढ़ ली? उसमें दो क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही हैं? पढ़ने का भी काम हो रहा है और लेने का भी काम हो रहा है। पढ़ ली,
क्या पढ़ ली? पुस्तक पढ़ ली। उसमें एक कर्म है, एक कर्म है। संयुक्त क्रिया इसमें 2 कर्म या 2 से अधिक कर्म होनी चाहिए, क्रिया होनी चाहिए, लेकिन कर्म एक ही होना चाहिए। क्या पढ़ ली? पढ़ने का काम भी हो रहा है और लेने का भी काम हो रहा है। ठीक है, तो क्या पढ़ दी? पुस्तक पढ़ दी। तो इस संयुक्त क्रिया। राम ने पाठ पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? पाठ। तो पढ़ना और लेना, पढ़ना भी और लेना भी, दोनों है ना, पढ़ना और लेना। ठीक है, क्या पढ़ लिया? तो संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया वो होती हैं जिनमें समान क्रिया होती हो, समान क्रिया होती हो। ठीक है, मैं ऐसे भी तो लिख सकता था कि उसने पुस्तक पढ़ी, वह पुस्तक पढ़ती थी, ऐसे भी तो सकता था, लेकिन नहीं, उसमें तो एक ही क्रिया हो गई। फिर वह उसने पुस्तक पढ़ी तो पढ़ना एक ही क्रिया हो गई, लेकिन लेना भी तो क्रिया दे जोड़ दिया मुझे, संयुक्त क्रिया। लेकिन समान धातु की हो, समान धातु की, समान धातु की, तो सजाती क्रिया हो जाएगी सर, सजाती क्रिया। लेकिन यहाँ सजाती क्रिया नहीं है, क्योंकि समान धातु की नहीं है। पढ़ना अलग है, लेना अलग है, बनाना अलग है, लेना अलग है। माँ ने खाना बना लिया। क्या बना लिया? खाना बना लिया। क्या बना लिया? खाना। खाना एक कर्म है, बनाना और लेना, बनाना और लेना क्रिया हुई, खाना एक क्रिया कर्म है। ठीक है, संयुक्त क्रिया। और देखो पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया सर, पूर्वकालिक क्रिया होती है, मैंने बताया था कि उसमें 2 कर्म होने चाहिए, मतलब 2 कार्य होने चाहिए और 2 ही क्या होनी चाहिए? क्रिया। भाई 2 काम होंगे तो 2 क्रिया होंगी। तो पहली क्रिया समाप्त होगी, दूसरी क्रिया, पहला काम समाप्त होगा, दूसरा काम चालू होता है। जैसे पहला काम समाप्त और दूसरा काम चल रहा होता है, चल रहा होता है। मैं खाना खाकर सो गया। मैं खाना खाकर सो गया, खाना खाकर सो गया। मैं खाना खाकर सो गया। तो खाना तो खा लिया अब, लेकिन सोने की क्या हो रही है? क्रिया चल रही है, वो सो रहा है, सो रहा है। सोना, सोना क्या गई? एक कर्म भी तो गया ना, कर्म वो नहीं, सोने का जो कर्म होता है। सो गया, गया, जाना, सो गया, ये क्या गई? पश्चकालिक क्रिया। लेकिन ये याद मत रखो इसको, पश्चकालिक छोड़ो उसको, तो पश्चकालिक क्रिया कहलाती है वैसे। ठीक है, जो बाद की जो क्रिया होती है वो पश्चकालिक क्रिया कहलाती है, और जो पहले की होती है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। लेकिन पश्चकालिक क्रिया नहीं आती है, पूर्वकालिक क्रिया आएगी। राघव दूध पीकर सो गया। दूध पीकर, पहले जो काम किया था वो दूध पीने का किया था, दूध पीने का, दूध पीकर फिर सोने का काम किया, और सो रहा है, वो सो रहा है। लेकिन जो पहली क्रिया होती है उसी को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। समझ रहे हो मेरी बात? उसी को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे आकाश पढ़कर चला गया, पढ़कर चला गया, पढ़ तो लिया अब चला गया, पढ़ तो लिया तो पूर्वकालिक क्रिया, अब चला गया, भाई साहब पढ़ के चला गया है तो पढ़कर, पढ़कर चला गया। ठीक है, कर, जी कर वगैरह बहुत शब्द आ रहे हैं। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? समझ में आएगा नहीं है? आकाश पढ़कर चला गया, पढ़कर, पढ़ तो लिया अब वो चले गया है। इसी तुम्हारी कौन सी क्रिया समाप्त हो जाती है? अपूर्वकालिक क्रिया समाप्त हो जाती है। अब प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जो कर्ता स्वयं ना करके दूसरे पर करवाता हो। किसी कार्य को कर्ता स्वयं नहीं करता है, लेकिन दूसरे पे करता है, प्रेरणा देता है, प्रेरणा कि आप इस काम को करो, तो प्रेरणा क्रिया। माँ ने बेटी से भोजन बनवाया। अब मुझे बात बताइए, कर्ता कौन है? माँ। कर्ता कौन है? माँ। और बेटी भी क्या हो गई? भाई वो भी तो काम कर रही है, बेटी तो कर रही है, लेकिन जो माँ है वो कर्ता, वो गौण कर्म कहलाता है, गौण कर्ता कहलाता है, सॉरी, गौण, गौण कहलाता है। और सर जो बेटी है, अब जो ये करता है, जो दूसरे नंबर का जो करवाता है वो तो गौण कर्ता कहलाता है, और जो करता है वो प्रधान कर्ता कहलाता है, मतलब वास्तविक कर्ता कहलाता है। जो क्रिया को पूर्ण करता है वो वास्तविक कर्ता कहलाता है, प्रधान कर्ता कहलाता है। भाई माँ तो बेटी से करवा रही है ना, लेकिन काम तो बेटी कर रही है ना, तो वास्तविक कर्ता कौन हो गया? बेटी हो गई ना। क्या बनवाया? भोजन बनवाया, भोजन, भोजन बनवाया। लेकिन बनाया किसने? बेटी ने। लेकिन बनवाया किसने? माँ ने। तो माँ ने प्रेरणा किसको दी थी? बेटी को, कि बेटी तू भोजन बना ले। माँ ने बेटी से भोजन बनवाया। ठीक है, तो प्रेरणार्थक क्रिया, ये कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया का वाक्य हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया, जो कि बेटी क्या है? वास्तविक प्रधान कर्ता होता है,
जो क्रिया को पूर्ण करता है। अगला देखो, जैसे मैंने कहा कि अध्यापक छात्रों से पाठ पढ़वाता है। अध्यापक छात्रों से पाठ पढ़वाता है। क्या पढ़वाता है? पाठ। तो अध्यापक ने तो पाठ पढ़ा मतलब पढ़वाया किसने? अध्यापक ने। लेकिन पढ़ा किसने? छात्रों ने। छात्रों ने। छात्रों ने तो पाठ पढ़ा था, छात्र ने। ठीक है, साधन के रूप में कर्ता ने कर्म को कारण से, ठीक है, छात्र ने तो पढ़ा था साधन के रूप में। पाठ। पाठ क्या पढ़वाया? पाठ पढ़वाया। पाठ पढ़वाया। लेकिन पढ़ा किसने? छात्रों ने। तो प्रधान कर्म ये हो जाएगा। प्रधान कर्ता कौन हो जाएगा? वास्तविक कर्ता कौन हो जाएगा? ये जो क्रिया को, जो कर्म को पूर्ण कर रहा है, कर्म को पूर्ण कौन कर रहा है? छात्र। भाई ये तो पढ़वा रहा है, प्रेरणा दे रहा है बच्चों को। अध्यापक ने छात्रों से पाठ पढ़वाया। अध्यापक छात्रों से पाठ पढ़वाता है। अध्यापक छात्रों से पाठ पढ़वाता है। क्या पढ़वाता है? पाठ। ठीक है, छात्रों से। तो प्रदान कर, ये गौण कर, सॉरी, प्रदान करता, ये गौण करता, ये कर्म बाद में बार बार आ रहे हैं। श्याम ने अनीता को बसदा से पिटवाया। अगर ने विभक्ति आ जाए समझ जाना, वो भूतकाल होता है। कौन सा काल होता है? भूतकाल। पिटवाया, पिटवाया था, पिटवाया, सकर्मक क्रिया। क्या पिटवाया? क्रिया। पिटवाया। क्या पिटवाया? तो नहीं समझ आ रहा है। किसको पिटवाया? तो किसको पिटवाया? अनीता को। अनीता को पिटवाया। सर बसदा से पिटवाया, तो अनीता को पिटवाया, अनीता को। तो कर्म अनीता हुई साहब। ऐसा मत कर देना, उसको यही कर देना, गलत हो जाएगा तुम्हारा भाग्य, ध्यान कर लेना। ठीक है, अनीता को पिटवाया, तो अनीता क्या हो गई? कर्म हो गई, कर्म। लेकिन किससे पिटवाया? तो बसदा से पिटवाया, बसदा से। किससे पिटवाया? बसदा से। तो काम कर कौन रहा है पीटने का? बसदा कर रही है। तो प्रधान कर्ता कौन हो गई? बसदा। बसदा हो गई। और भाई साहब पिटवा कौन रहा है? श्याम। श्याम तो गौण कर्म है, जो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, लेकिन काम मुझे दिखाई दे रहा है कि बसदा पिट रही है, लेकिन अंदर नहीं पता है कि उसने आदेश दिया है। किसने? श्याम ने। श्याम ने आदेश दिया है। श्यामा ने आदेश दिया है। श्यामा ने आदेश दिया है कि बसदा अनीता को पीट का। तो अनीता तो कर्म हो गई। कर्ता ने कर्म को विभक्ति आ रही है, देख ले, कर्म को है कि नहीं है? पिटवाया। समझ आ रही है? सजाती क्रिया। देखो सजाती क्रिया वो होती हैं, वह कर्म और क्रिया समान धातु से हो। कर्म और क्रिया कैसे हो? समान धातु से, समान धातु से हो। जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी। क्या लड़ी? भारत ने लड़ाई लड़ी। तो लड़ाई में लड़ और लड़, इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ रहा है? आई। उसमें कौन सा जुड़ रहा है? ई। कौन सा क्या बनेगा? लड़ाई और लड़ी। तो भारत ने लड़ाई लड़ी। जो कर्म और क्रिया समान धातु से बने हुए हो, समान धातु से, तो सजाती क्रिया। जैसे पढ़ाई, पढ़ी, तो पढ़। जब हम आई जोड़ेंगे तो पढ़ाई, जब हम ई जोड़ेंगे तो पढ़ी। श्याम ने किताब मतलब पढ़ाई पढ़ी। खेल खेला, तो खे आ जाएगा, उसमें भी खे आ जाएगा। खेल आ जाएगा, खेल। इसमें खेल आ जाएगा, खेल। उसमें भी खेल आ जाएगा। आप प्रत्यय जुड़ रहा है, तो खेल और खेला। देखो हमने खाना खाया, उसमें जो मूल शब्द क्या है? खा। उसमें कौन सा प्रत्यय? आया। उसमें कौन? आना, खाना। उसमें खाया। हमने अच्छा खेल खेला, खेल, तो खेल। समान धातु से ना, खा, खेल। रमा ने गाना गाया। क्या गाया? गाना गाया। क्या खेला? खेल। तो गा में जो कौन से मूल शब्द हैं? गा। सोना ने चढ़ाई चढ़ी। क्या चढ़ी? चढ़ाई। तो चढ़ जिसमें क्या है? मूल शब्द है, चढ़, समान धातु से बना हुआ है। ऐसे करना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले मुझे ये बताइए, तो समझ में आ रहा है ना? और देख पाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे हम। ठीक है, देखो, और बाकी के हम कल पढ़ लेंगे। ठीक है, सहायक क्रिया और कृदंत क्रिया, सहायक क्रिया और कृदंत क्रिया, ठीक है, और नाम धातु क्रिया, इनको हम कल पढ़ेंगे तीनों को। ठीक है, समझ में आएगी? ठीक।